नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन चे। आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे उन लोगों का जिन्होंने अपने पैसे और पावर के दम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया। उन्हें जेल तो हुई, लेकिन अब कहानी में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, जिससे कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। तो चलिए खोलते हैं उन लोगों का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल से लेकर नोएडा तक उस वक्त हड़कंप मच गया जब पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाले में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई। दरअसल नियुक्ति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया एक बंद कमरे में हुई, जहां बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी को निर्देश दिया था कि वो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करे। इसी सिलसिले में 14 जनवरी को खास यानी कि विशेष अदालत में पहली बार एक महत्वपूर्ण गवाह का बयान दर्ज किया गया। ईडी ने अदालत को प्राथमिक तौर पर 3 महत्वपूर्ण गवाहों की सूची सौंपी है। सुनवाई इन कैमरा चलने के कारण गवाहों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 1 फरवरी तक जमानत देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत से पहले आरोप तय करने और गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को दक्षिण कोलकाता के नागतला स्थित पार्थ चटर्जी के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के बाद पार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज और बेलघरिया स्थित फ्लैटों से करीब 21.9 करोड़ रुपए नकद, विदेशी मुद्रा और सोने के जेवर बरामद किए थे। ईडी का दावा है कि नियुक्ति घोटाले में पार्थ मुख्य साजिश करता है। इस मामले में चार्जशीट में 54 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें कई कंपनियां भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को पार्थ को शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया था। अभी पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को फटकार लगाई थी। चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांग रहे थे। उनका तर्क था कि अन्य सभी सह अभियुक्तों को जमानत मिल गई है, जबकि वो 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि दूसरे आरोपियों के साथ बराबरी की मांग मत करो, वो मंत्री नहीं है। आप उस विभाग के मंत्री थे जहां ये कथित भर्ती घोटाला हुआ है। आप अपनी और आपकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व वाली फर्मों से भारी मात्रा में धन की बरामदगी पर ध्यान दीजिए। पहली नजर में आप एक भ्रष्ट आदमी हैं। चटर्जी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अभियुक्त पहली बार अपराध कर रहा है, उसे जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उसने अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा जेल में काट लिया है। अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम सजा हो सकती है। ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लाभकारी प्रावधान लागू नहीं होता क्योंकि चटर्जी के खिलाफ कई मामले लंबित है। जब रोहतगी ने कहा कि ये ईडी और सीबीआई के दुखद रवैये को दर्शाता है कि वो उन्हें एक के बाद एक मामले में फंसाते रहे ताकि उन्हें जमानत पर जेल से बाहर ना निकलना पड़े। जिस पर जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब मंत्री एक घोटाले का मास्टरमाइंड होता है और कोर्ट उसे जमानत दे देता है तो ये समाज को क्या संदेश देता है कि एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति जमानत पा सकता है। जाहिर है शुरुआती जांच में आप भ्रष्ट हैं। हालांकि पीठ ने फौरन साफ किया कि चूंकि जांच चल रही है और निकट भविष्य में मुकदमे की पूरा होने की संभावना नहीं है, इसलिए अदालत को आरोपी के अधिकारों को उपयुक्त शर्तों के साथ संतुलित करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बिना किसी बाधा के निष्पक्ष जांच हो। रोहतगी ने प्रस्ताव दिया कि चटर्जी 6 महीने के लिए बंगाल से बाहर रहेंगे अगर इससे ईडी को बिना किसी बाधा के जांच पूरी करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि चटर्जी को टीएमसी से हटा दिया गया है। ये संकेत देते हैं कि उनका राज्य सरकार के माध्यम से कोई प्रभाव नहीं है। राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चटर्जी स्कूलों के लिए शिक्षकों और ग्रुप C और D कर्मचारियों की भर्ती में हुए घोटाले के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने रिश्वत के बदले अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी देकर करीब 50,000 वास्तविक उम्मीदवारों को उनकी नौकरी से वंचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चटर्जी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। रोहतगी ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री
सेंथिल बालाजी के खिलाफ भी यही आरोप थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। पीठ ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री और पश्चिम बंगाल के मंत्री के बीच कोई समानता नहीं है। पीठ ने कहा कि आखिरकार इस देश में मंत्रियों का कोई संघ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय हेंसिडा फर्जीवाड़ा मामले की जांच को लेकर सक्रिय हो गई है। ईडी ने जल्द ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह के 3 करीबियों से पूछताछ करने की योजना बनाई है। ये तीनों हेंसिडा और उसकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े रहे हैं। पिछले साल मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर छापेमारी में मिले दस्तावेजों में इनके नाम सामने आए थे। ईडी सूत्रों का कहना है कि मोहिंदर सिंह को पहले 4 बार समन भेजा गया था। आखिरकार उन्होंने जांच में सहयोग किया और उनके बयान दर्ज किए गए। इन सवाल जवाबों के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। इन जानकारियों के आधार पर ईडी ने नोएडा प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए। इन कर्मचारियों ने भी मोहिंदर सिंह के करीबियों के नामों का उल्लेख किया, जो अक्सर प्राधिकरण के दफ्तर में आते जाते थे। इस मामले की जांच में विजिलेंस विभाग भी जुटा है। हालांकि मोहिंदर सिंह ने विजिलेंस के कई नोटिसों का समय पर जवाब नहीं दिया। पिछले महीने 16 तारीख को खुद विजिलेंस अधिकारियों से संपर्क कर बयान देने की इच्छा जताई थी, लेकिन वो 16 दिसंबर से पहले ही मुख्यालय पहुंच गए और अधूरा बयान देकर चले गए। इसके बाद उन्होंने फिर आने का वादा किया, लेकिन विजिलेंस अब तक उनके बयान दर्ज नहीं कर पाई है। ईडी अब विजिलेंस द्वारा मोहिंदर सिंह के बयान दर्ज करने का इंतजार कर रही है और इसके साथ ही एजेंसी ने हेंसिडा और उसकी सहयोगी कंपनियों के दस्तावेजों में नामित 3 करीबियों से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। हेंसिडा फर्जीवाड़ा मामला नोएडा प्राधिकरण के बड़े घोटालों में से एक है। ये घोटाला प्राधिकरण के भीतर उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार और निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत को उजागर करता है। इसमें करोड़ों रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। ईडी और विजिलेंस दोनों एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। मोहिंदर सिंह और उनके करीबियों की भूमिका की जांच से ये साफ होगा कि इस घोटाले में और कौन कौन शामिल हो सकता है। अब चलिए आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पिछले 2 साल से फरार हैं। पीसीसी बिना कोषाध्यक्ष के ही चल रही है। दरअसल ईडी की रेड के बाद पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल अंडरग्राउंड हो गए हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल में कोषाध्यक्ष या ऐसा व्यक्ति जो आधिकारिक रूप से पार्टी का अकाउंट संभालता है, उसका नाम बताना जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले 20 फरवरी 2023 को ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें कुछ अधिकारियों के अलावा कांग्रेस नेता गिरीश देवागन, चंद्रदेव राय, देवेंद्र यादव, विनोद तिवारी सहित कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के बाद शराब, कोयला और दूसरे घोटालों की जांच को लेकर ईडी ने 21 जुलाई 2023 को रामगोपाल अग्रवाल के घर और दूसरे ठिकानों पर छापा मारा था। उस वक्त से ही अग्रवाल फरार हैं। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि अग्रवाल ने अपने मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया लैब गाजियाबाद को 5 करोड़ 89 लाख रुपए दिए थे। ये रकम उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी महामंत्री की जानकारी के बिना भुगतान की गई थी। बताया जा रहा है कि रामगोपाल अग्रवाल 1980 के दशक में पार्टी से जुड़े थे। बाद में वो एआईसीसी के सदस्य बने। साल 2013 में उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अग्रवाल ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस ने साल 2023 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा और हाल ही में दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने बिना कोषाध्यक्ष के ही लड़ा है। अग्रवाल ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में कोषाध्यक्ष का कामकाज भी महामंत्री संभाल रहे हैं। रामगोपाल अग्रवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। पिछली सरकार में संगठन के साथ ही सत्ता से जुड़े कई कार्यक्रमों में भी अग्रवाल भूपेश बघेल के साथ दिखाई दिए थे। इतना ही दिल्ली में भी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात के दौरान रामगोपाल अग्रवाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ दिखाई दिए। यानी कुल मिलाकर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन पूरे देश में दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।